नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने 40 से 45 लोगों को चिन्हित कर लिया है। पुलिस की 7 टीमें मुरादाबाद और आसपास के जिलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेडिकल टीम पर हमले का ये पूरा मामला है, जहां पर 17 लोगों को हिरासत में लिया गया था और 200 से ज्यादा लोग अज्ञात थे, जिनके खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। 40 से 45 लोगों को चिन्हित भी किया जा चुका है। ये नागफनी में जो पुलिस और मेडिकल टीम के ऊपर जो पथराव हुआ था, उसमें कल एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है। अब तक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें वीडियो जो उपलब्ध थे, सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन कैमरास के, इसके आधार पे जो उन भीड़ को लीड कर रहे थे उनको चिन्हित कर लिया गया है। इस तरह कुल अब तक 40 लोगों को चिन्हीकरण किया जा चुका है। इसमें 4-5 लोग भीड़ को लीड करते हुए दिख रहे हैं। उन सब की चिन्हीकरण किया जा चुका है, आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इसमें 4-5 लोगों के नाम मुख्य आ रहे हैं। उसी परिवार की 3 महिलाएं, उनको भी जेल भेजा जा चुका है। इसमें हमारी विभिन्न पुलिस टीमें काम कर रही है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने अपनी टीम 11 की बैठक में कई विषयों पर चर्चा की है, जिसमें सीएम ने कहा ये अच्छी खबर है कि प्रदेश में धीरे धीरे कई जनपद कोरोना मुक्त हो गए हैं। वहीं अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक को लेकर जानकारी दी और बताया कि अवनीश अवस्थी ने बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी गरीबों को 1000 रुपए देने की एक बड़ी बात कही है। कोरोना मुक्त ही हो रहे हैं। पीलीभीत हुआ, महाराजगंज हुआ, इसके बाद हाथरस हुआ, अब शाहजहांपुर भी कोरोना मुक्त होने की कगार पर आ गया है और बरेली और प्रयागराज भी 1-2 दिन में प्रयागराज स्टार्ट हो गया, तो प्रयागराज भी जो है, प्रयागराज जिले के अपने केसेस के कारण वो भी जो है कोरोना मुक्त हो गया है। और बरेली भी, वहां एकमात्र एक हॉटस्पॉट था, आज जिलाधिकारी ने वहां भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो एकमात्र एक हॉटस्पॉट की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके जो केसेस हैं निर्धारित अवधि के बाद अब नेगेटिव आ गए। तो पूरे प्रदेश के लिए ये खुशखबरी है कि जहां एक और जो है जिलाधिकारी, वहां के पुलिस के अधिकारी, स्वास्थ्य के अधिकारी, वहां के जो सफाई और पूरा सैनिटेशन कर रहे हैं, सभी अर्बन और रूरल बॉडीज के, पंचायती राज के, नगर निगम के, वो सभी लोग जुटे हुए हैं। सभी विभागों ने जहां एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के एक वर्क प्लान के अंतर्गत कार्य किया है, तो एक ओर से कई जिले जो है कोरोना मुक्त होते जा रहे हैं और वहां लोग भी सहयोग दे रहे हैं, जन सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और कहीं न कहीं आपका और मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है, जिस कारण से हमारा प्रदेश सक्सेसफुल हुआ है। कल आपने देखा भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि जो नेशनल एवरेज है कोरोना का और उसके स्प्रेड का डिटेल प्रमुख सचिव देंगे, लेकिन नेशनल एवरेज में भी यूपी अच्छे स्थान पर है। यूपी पूरे विश्व में 5 बड़े देशों के जनसंख्या के बराबर है, लेकिन यूपी में अभी भी केसेस की संख्या कम है और ग्रोथ रेट भी कम है। दोनों ही जो है, संख्या भी कम है, ग्रोथ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है और जो लोग स्वस्थ होकर निकल रहे हैं वो संख्या भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये यूपी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है और इसको कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल है और इसमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष रूप से जिस चीज का रिव्यू किया है वो है हमारे निराश्रित लोगों के लिए जो 1000 रुपए की धनराशि दी गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो छूटे हुए और निराश्रित पात्र लोग हैं उनको भी युद्ध स्तर पर चिन्हित कर 1000 रुपया देने का उन्होंने निर्देश दिया है। अब तक उद्योग विभाग और आईआईडीसी की कमेटी के माध्यम से
जो मुख्यमंत्री जी डेली टीम लेवल का रिव्यू कर रहे हैं, अब तक 23,70,000 श्रमिकों को राज्य सरकार ने अपने संसाधन से 236.98 करोड़ रुपया भरण पोषण भत्ते में बांटा है। 236 करोड़ 98 लाख 23,70,000 से अधिक व्यक्तियों को बांटा है। और हम ये बताना चाहेंगे कि इसका भी ब्रेकअप है। इसके ब्रेकअप के अनुसार जो अभी तक बांटा है, कोविड-19 के विभिन्न आयामों के अंतर्गत 24 मार्च को 5,97,000 श्रमिक जो है पहले पंजीकृत थे। अब ये बढ़कर निर्माण श्रमिकों की संख्या 13,51,000 हो गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की इस योजना के अंतर्गत जो ये काम उद्योग विभाग ने किया है, सबसे बड़ा हस्तांतरण पूरे प्रदेश में ये है। और इसकी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विशेष समीक्षा करके अपनी ओर से भी जो है कहा है कि इसमें अब कुछ भी अगर छूट गए हैं, कहीं अगर रजिस्टर नहीं भी हुए हैं, उनको युद्ध स्तर पर रजिस्टर कराकर उनको आगे ले जाया जाए। औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से जिन व्यक्तियों को तनख्वाह दी जानी है, उसमें भी विशेष रूप से काम किया गया है। और अब तक जो संख्या है वो आई है 35,968 इकाइयों में 524.51 करोड़ वेतन का भी भुगतान कर दिया गया है। ये भी उद्योग विभाग की एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि है। और उसमें कुल मिलाकर जो है 35,968 इकाइयां हैं। और अभी कुछ इकाइयां छूट गई हैं, लगभग 1,000, उनसे भी बातचीत करके उनको भी जो है वेतन भुगतान करने का प्रोत्साहित करके कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ 6,603 बंद इकाइयों को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो पीपीई और मास्क के निर्माण की इकाइयां हैं, 72 में से 70 इकाइयों को अब क्रियाशील कर दिया गया है। और साथ साथ 40 नई और इकाइयों को, जो पहले 99 हमारी सैनिटाइजर्स की इकाइयां थी, 99 प्लस 40 और यानी 139 और इकाइयों को जो है अब सैनिटाइजर बनाने की अनुमति हो गई है। 412 इकाइयां जो है मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल के सामान बनाने के लिए चल रही हैं। फ्लोर मिल और आटा मिलों में भी 910 मिलें अब चालू हो गई हैं। और बंद तेल मिल में भी अब चालू करके 419 तेल मिल और दाल मिलें भी, चूंकि दाल का सीजन आ गया है, 267 दाल मिलें शुरू की गई हैं और काम कर रही हैं। इसके साथ साथ आज बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया कि जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी चिकित्सालय हैं, जो भी कार्यालय हैं, वहां यदि अस्थायी कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, लॉकडाउन के कारण यदि उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं, तो उनके भी मानदेय में कोई कटौती न की जाए और ऐसे कार्यरत कर्मियों को भी भुगतान मानदेय का जो अवशेष है वो भुगतान कर दिया जाए। ऐसी कहीं कहीं से जो है शिकायत मिली थी, उन शिकायतों का भी अब निवारण कर दिया गया। आप अवगत हैं कि मनरेगा के श्रमिकों को 27,15,000 जो श्रमिक थे, उनको 611 करोड़ रुपया 30 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बटन दबाने से ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया था। आप अवगत हैं कि 3 अप्रैल को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन का 86.71 लाख लाभार्थियों को 871 लाख रुपया ऑनलाइन हस्तांतरित कर दिया गया था। आपको ये भी अवगत है कि भारी मात्रा में जो लोग खाद्यान्न चाह रहे थे, सबको खाद्यान्न का जो है अवेलेबिलिटी कर दी गई है।
वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कुल 800 से ज्यादा केस कोरोना के बचे हैं। ये संक्रमण कुल 49 जनपदों से आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज और बरेली से भी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा और सहारनपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं इस समय 1025 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। क्वारंटीन किए गए लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस 869 रह गए हैं कोरोना के। 969 में से अब केवल एक्टिव केसेस 869 रह गए हैं, 869। ये जो संक्रमण है ये 49 डिस्ट्रिक्ट से आया था। उसमें से जैसा आपने सुना कि अब काफी जनपद अपनी टीम की मेहनत के कारण वो डिजीज को, उसके कर को बीट कर पा रहे हैं। आपको पहले मैंने बताया था कि पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज, ये सभी जितने भी इनके यहाँ इन्फेक्टेड लोग थे वो सबके सब ट्रीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज और बरेली से भी सूचना प्राप्त हुई है कि उनके भी सभी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। कुछ और जिले हैं जिनमें कि या तो सेकंड टेस्ट चल रहा है या वो डिस्चार्ज होने के करीब है। तो जैसे जैसे सूचना आती जाएगी हम आपको और बताते जाएंगे। जो हमारे 4-5 जिले जो मेन रूप से अफेक्टेड हैं वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा है और बाकी सहारनपुर भी है। उसमें बाकी जो हमारे जिले हैं वो धीरे धीरे वो जिनमें कम इन्फेक्शन आया था वो उसको लगातार कंट्रोल करते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप या तो उनके हॉटस्पॉट्स का नंबर घट रहा है या पूरा जिला ही संक्रमण मुक्त हो रहा है, जो हमारे लिए एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। जो आइसोलेशन वार्ड्स में लोग हैं उनकी संख्या 1025 है इस समय और जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं लोग जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स हैं या सिम्टोमेटिक हैं उनके आधार पर उनकी संख्या 10,814। आइसोलेशन बेड्स हमारे 10,000 करीब रेडी है और क्वारंटाइन बेड्स भी अब हमारे पास 15,000 बिल्कुल रेडी है। तो इस प्रकार से ये लगातार ये कार्रवाई चल रही है और इसमें जो हमें चिकित्सा विभाग की टीम को, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा की टीम को जो सहयोग अन्य सभी विभागों का मिल रहा है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, पंचायती राज हो या एसेंशियल जो सप्लाईज को मेंटेन कर रहे हैं वो हो, उन सबका हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और खास करके जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं जो उनके सैंपल्स ले रहे हैं, जो लैब्स हैं जहां पर उसके टेस्ट हो रहे हैं, उन सबों का हम बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आपके माध्यम से लोगों को फिर से हम इस बात की जानकारी देते हैं कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी हमने देखा इसमें जिनकी भी तबियत खराब हुई, जिनके भी कोमॉर्बिडिटी के केस है, यानी कोई पहले से मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या किडनी है, इस तरह की चीजें जिनको है उनकी तबियत ज्यादा इसमें खराब होती है। बाकी अधिकांश लोग इस संक्रमण से संक्रमित होने के बाद वो फिर उनकी एंटीबॉडीज डेवलप होती है और ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनमें दिक्कत आती है कई बार और कई बार वो उनकी स्थिति खराब होने लगती है। तो उनको जरूर हम लोग बचाएं। अपने जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोएं और जब आप साबुन पानी से धोएं तो कम से कम 25-30 सेकंड धोएं। और बहुत पहले मैंने बताया था, उसको मैं आज फिर रिपीट कर देता हूं कि जब आप हाथ धोते हैं तो याद रखिए कि इसमें सुमन के का इस्तेमाल करते हैं। एस से सीधा हाथ धोइए, यू से उल्टा हाथ धोइए, एम से मुट्ठी, अपनी मुट्ठी को साफ करिए, ए से अंगूठा, अपने अंगूठे को साफ करिए, एन से नाखून को साफ करिए और अंत में के से कलाई को साफ करिए। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपके कम से कम 25-30 सेकंड इसमें लग जाएंगे और
वायरस जो है वो वायरस समाप्त हो जाएगा। अगर आप केवल 5-7 सेकंड के लिए अपना हाथ धोते हैं तो उतने में वायरस नहीं मरता। तो हाथ धोएं, अपने चेहरे को कवर करें, फेस कवर से मास्क लगाइए या गमछा लगाइए, रुमाल लगाइए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। जब भी आसपास कहीं जाइए तो लोगों से कम 1 मीटर से अधिक की दूरी बना के रखिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। उसके लिए तुलसी अदरक का काढ़ा, अजवाइन का अर्क, नीम की पत्ती का सेवन, गर्म पानी का सेवन, ये सब करते रहें। योग करें, प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहे, तो आप इससे संक्रमित नहीं होंगे। तो लखनऊ पुलिस को CSIR CIMAP ने हैकूल नाम के पेंटेड सैनिटाइजर दिए हैं। पुलिस की मेहनत और जोखिम को देखते हुए CSIR द्वारा पुलिस के लिए सैनिटाइजर देने का निर्णय लिया गया। लखनऊ पुलिस की तरफ से ADCP राजेश श्रीवास्तव ने सैनिटाइजर रिसीव किया। ADCP ने CIMAP की टीम में डायरेक्टर डॉक्टर प्रबोध, डॉक्टर शोएब लुकमान, डॉक्टर सुधा अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर प्रियंका सिंह का ADCP राजेश श्रीवास्तव ने लखनऊ पुलिस की तरफ से आभार व्यक्त किया है। तो लखनऊ में CSIR CIMAP ने एक हैकूल नाम का सैनिटाइजर दिया है और पुलिस का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारी सुरक्षा के लिए हमें जागरूक लगातार कर रही है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उनकी सुरक्षा भी हम करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़कर आ भी रहे हैं, उन्हीं में से CSIR CIMAP के लोग हैं जो आके पुलिस को सैनिटाइजर दे रहे हैं, वहीं उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, राजधानी लखनऊ में भी गिनती लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी खबर ये है कि लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में तबलीगी जमात से जुड़े 14 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये सभी सहारनपुर के रहने वाले थे जो कि सदर कैंट इलाके में ठहरे हुए थे। इस दौरान बलरामपुर अस्पताल के निदेशक राजीव लोचन ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की और डिस्चार्ज किए गए लोगों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं। कोरोना के पेशेंट्स एडमिट थे, जिनमें से 14 ऐसे पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे में नेगेटिव आई है और अब उन्हें डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निदेशक बलरामपुर राजीव लोचन जी। सर, क्या प्रक्रिया हो रही है, किस तरह से और कब तक इनको डिस्चार्ज किया जाएगा? उसके बाद होम क्वारंटाइन की भी बहुत ही अहम इसमें जो प्रक्रिया है वो भी होती है, किस तरह से उस पर लगाम? देखिए, ये जो मरीज थे सदर से लाए गए थे और सब सहारनपुर के रहने वाले थे और सब तबलीगी जमात के थे। तो तबलीगी जमात में जो प्रोटोकॉल बना हुआ कि आते ही इनको टेस्ट कराया गया था, तो ये 15 लोग आए थे, जिसमें से 1 पॉजिटिव आया था और 14 निगेटिव आए थे। तो ये जो आज हमारे यहाँ जो छुट्टी हो रही है, ये वो 14 लोग हैं जो निगेटिव आए थे। इनका कल हम लोगों ने फिर से एक बार टेस्ट कराया था, वो भी निगेटिव आया है और इनको अब प्रशासन ने व्यवस्था करी है भेजने की, सहारनपुर भेजा जाएगा और 15 दिन का पूरा राशन, जिसमें चावल है, गेहूँ है, दाल है, सोयाबीन है, तेल तक है, चीनी है, ये सारी चीज़ों का एक पैकेट बनाया गया 15 दिन के भोजन का, वो इनको दिया जाएगा और इनसे ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आप अपने घर में अकेले रहें, क्वारंटाइन में रहें और इनके टेलीफोन नंबर से इनको ट्रैक भी किया जाएगा। तो ये व्यवस्था पुलिस प्रशासन करेगा और आज यहाँ से ये अभी चले जाएंगे, थोड़ी देर में इनके लिए गाड़ियाँ आएंगी और घर तक पहुँचाने का भी जिम्मा है प्रशासन का और इनके 15 दिन के भोजन की व्यवस्था करने का भी प्रशासन का जिम्मा है। सर, बाकी जो पेशेंट यहाँ पर अभी भी एडमिट हैं, उनकी स्थिति कैसी है और किस तरह से जो नए पेशेंट आ रहे हैं उन पर किस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि जो मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं और जिनको कोई तकलीफ नहीं है, एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव, उनको सबको साड़ा मऊ के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि शहर से थोड़ा बाहर है। तो हमारे यहाँ 13 लोग ऐसे थे जो एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव थे, उनको अभी 4-5 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया था। बाकी हमारे यहाँ रोज ऐसे मरीज एडमिट हो रहे हैं जिनको बुखार है और सांस की समस्या है, उनका हमने एक अलग वार्ड बना दिया है और एक अलग टीम बना दी है, उनको अस्पताल के अंदर ही क्वारंटाइन भी कर दिया है। हमारा जो डिलक्स वार्ड है उसमें वो सब लोग रहेंगे और जैसे ही ये मरीज़ भर्ती होता है उसका तुरंत हम कोरोना टेस्ट भेज देते हैं। अगर निगेटिव आता है तो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाता है जहाँ भी उसका इलाज होना है, और अगर पॉजिटिव आएगा तो ये फिर वहीं साड़ा मऊ भेजा जाएगा भाई। या कोई और निर्णय अगर प्रशासन लेता है, मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा सीरियस है अगर, तो लेवल 3 हॉस्पिटल है जैसे संजय गांधी है या RML है, जहाँ भी भेजना चाहेंगे।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजीव लोचन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार इस तरह का प्रयास जारी है कि जो नए मरीज आ रहे हैं उनकी भी देखरेख सही तरीके से हो सके। जो पेशेंट्स ज़्यादा गंभीर हैं उन्हें 3rd लेवल का जो हॉस्पिटल सरकार की तरफ से बनाया गया है वहाँ पर भी एडमिट कराया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज यहाँ से 14 मरीज अब होम क्वारंटाइन की प्रक्रिया में चले जाएंगे। लखनऊ से प्राइम न्यूज़ के लिए मैं तुमको बात। देश में लॉकडाउन का पार्ट 2 चल रहा है, जिसको लेकर काफी सख्ती भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र और प्रदेश सरकार ने धरती के अन्नदाता को अपने खेत में काम करने की पूरी छूट दी है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल की कटाई लगातार जरूरी भी है और जारी भी है। किसान अपने खेत में ये कटाई करते भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं मेरठ के किसान सरकार के फैसले से खुश भी नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने जैसे ही अन्नदाताओं को ये ऐलान किया है कि वो अपने खेतों पर जाकर गेहूं काट सकते हैं, तो वो उसका असर मेरे शहर में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ किसान जो है काफ़ी खुश हैं और अपने खेतों में जो है जो पकी हुई जो फसल है उसे काटने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गेहूं की जो बुआई है, जो इसकी फसल पक गई है, यहाँ किसान आके इन गेहूं को काट रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मेहनत से इसको सींचा है, तो उनकी जो मेहनत थी वो अब रंग ला रही है। सरकार की इतनी बड़ी जो छूट मिली है उसको लेकर काफ़ी इन्हें खुशी भी है। और साथ साथ जिस तरह से एक संकट छाया हुआ था कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है शहर में, तो उन परिस्थिति में किसान अपने खेतों की किस तरह से सुरक्षा करेगा, किस तरह से कटान करेगा। और बात की जाए तो जो किसान एक साथ लेबर भी जो लेकर चलते हैं, उनकी समस्या को लेकर भी काफ़ी समस्या रहती है कि भाई लॉकडाउन के दौरान एक साथ नहीं कर सकते और लेबर की भी समस्या आ रही थी। लेकिन यहाँ कई जगह ऐसे हैं खेतों में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। हमारे सामने एक साथ में ये भी काम कर रहे हैं जो हम इनसे बात करते हैं। बाबू जी ये बताइए क्या नाम है आपका? राजेंद्र। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और जैसे आप आते हैं घर से तो कोई समस्या आ रही है? कोई पुलिस वगैरह रोकते हैं आपको? नहीं रोकते भी हैं, वो समझा देते हैं कि भाई थोड़ा डिस्टेंस का ख्याल रखना जी, पास मत बैठना, अच्छा, मिलजुल कर मत रहना बस। तो कितने लोग आप जैसे यहाँ खटाई करने के लिए आ रहे हैं आप यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तो लगभग कितने जैसे आते हैं? रास्ते में पुलिस आपको रोक रही है लेकिन वो समझाने के तौर से, ऐसा कुछ नहीं कि लॉकडाउन हो रहा है कि घर चले जाएं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और हमारा घर पास में ही है यहीं पर। जी जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि योगी सरकार ने ऐलान किया है कि भी किसान लोग अपने खेतों में जाके गेहूं की फसल काट सकते हैं, तो कितनी खुशी इस बात से? बहुत अच्छी खुशी है, क्योंकि मेहनत है, पूरे साल की मेहनत लगी हुई है, पैसा भी लगा हुआ है, मेहनत भी लगी हुई है, तो ये वसूल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। जब सीधा कटान जो होगा, जो सीधा गेहूं सरकार खरीदेगी, तो इसमें आपको कितनी खुशी इस बात को लेकर? बहुत खुशी है इसमें, क्योंकि ये जाएगा, गेहूं जाएगा, थोड़ी सी दूसरी फसल के लिए भी लागत लगेगी इसमें और दूसरी फसल पैदा करने के लिए, तो इसमें बहुत खुशी की बात है। यानी कि सरकार का जो फैसला था कि जैसे हमने मेहनत करी है एक खेती की गेहूं की और वो पक गई, उसे काटने के लिए आए थे, जैसे लॉकडाउन के दौरान कोई इस तरह की समस्या नहीं देखने को मिली है और जो आपकी मेहनत वो रंग ला रही है। बिल्कुल, ये जो किसान है इन्होंने एक यहाँ पे खेती कर रहे हैं और इनका मतलब ये गेहूं काटने आए हैं और कहने लगे कि हम जैसे लॉकडाउन को लेकर समस्या थी, हालांकि पुलिस रोकती है तो उन्हें इसलिए नहीं रोक रही कि वो घर से क्यों निकले। ये उन्हें नसीहत दी जा रही है कि आप खेत जा रहे हैं, मास्क पहन कर रहें, थोड़ी दूरी बनाकर रखें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। और जो यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे किसान आ रहे हैं, कुछ मजदूरी करने वाले लोग हैं वो भी अपना गेहूँ काट रहे हैं, तो सब में सोशल डिस्टेंस भी देखा जा रहा है। और सरकार का जो फैसला है कि उस सीधा किसानों का गेहूँ खरीदेगी, तो उनसे उस चीज़ को लेकर किसानों में काफ़ी खुशी है। कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया हुआ है। ऐसे में किसान अपनी तैयार फसल गेहूं को लेकर बेहद परेशान था कि उसे अपनी मेहनत से तैयार फसल को औने पौने दामों में बेचना और भटकना पड़ेगा। लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी के आदेश के इन किसानों के मुरझाए चेहरों पर खुशी लौट आई है कि अब उनकी फसल गेहूं को लेकर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन में किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। गेहूं क्रय केंद्रों के खुलने से किसानों में खुशी। वाजिब दामों में खरीदा जा रहा है किसानों का गेहूं। लॉकडाउन में किसानों के चेहरों पर खुशी लौटी है। दरअसल सीएम योगी के आदेशानुसार सभी जिलों में गेहूं क्रय केंद्रों को खोल दिया गया है। अब किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में आड़तियों को नहीं बेचनी पड़ रही है। किसान सीधे गेहूं क्रय केंद्र पर अपना गेहूं बेच रहे हैं और सरकार के द्वारा तय किए गए मूल्य ले रहे हैं। अंबेडकर नगर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है और इससे किसान काफी खुश हैं।
हम किसान लोग गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन में भी ऐसी व्यवस्था की है कि हम लोग आसानी से गेहूं बेच सकें। लॉकडाउन में पहले सोच रहे थे गेहूं नहीं बिक्री हो पाएगा, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि गेहूं आसानी से बिक जाएगा। गेहूं क्रय केंद्रों का प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर दौरा करके जायजा ले रहे हैं। क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर पहुंचे किसानों को सैनिटाइजर के जरिए मीठे के साथ पानी की व्यवस्था की गई है। क्रय केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे टांडा एसडीएम ने कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और गेहूं की तौल होते ही रकम किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप गेहूं खरीद प्रारंभ हो चुकी है और इस विपणन केंद्र पर जो है अभी गेहूं खरीदा गया। मुनीलाल एक है खासपुर के किसान हैं, उनका गेहूं भी खरीदा जा रहा है और शासन की मंशा के अनुसार जो है किसानों को पूरी जो है यहाँ पर परेशानी ना हो उसका ध्यान रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के यहाँ पर गेहूं खरीद होगी और उनका जो है किसानों का भुगतान भी निश्चित समय के अंदर किया जाएगा। सत्यापन हो रहा है, सत्यापन उपरांत जो है किसान संपर्क में आ रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि आप इस टाइम पे इस डेट को यहाँ पर आइए, अपने गेहूं का यहाँ पर जो है वो बिक्री करिए। वहीं गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी का कहना है कि क्रय केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र पर भीड़ न हो पाए इसके लिए रजिस्टर्ड किसानों को मैसेज भेजकर बारी बारी बुलाया जा रहा है। गेहूं खरीद की पूरी व्यवस्था है। किसानों को टोकन भेजा जाएगा और उनके मोबाइल पर मैसेज जाएगा कि उनको किस दिन गेहूं लाना है और यहाँ आने पे उनका हाथ धुलवाने के लिए सैनिटाइजर और पानी पीने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था की गई है। जहां देश में लॉकडाउन है वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लॉकडाउन होने के बावजूद बड़ी राहत दी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि सरकारी गेहूं खरीदारी शुरू हो जाए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से लॉकडाउन है और जो ये गेहूं क्रय केंद्र यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। एक बात और बताना चाहेंगे, ये बड़े बड़े पोस्टर बोर्ड लगाए गए जिसमें 1925 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया, तो कहीं से कोई कालाबाजारी न होने पाए। तो बड़ी राहत है किसानों के लिए योगी जी की। खास तरीके से इस लॉकडाउन में जो किसान परेशान था अपने फसल को लेकर के कि फसल क्या करेगा, कहां बेचेगा, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसान आएगा और 24 घंटे के अंदर उसके खाते में उसके फसल का पैसा पहुंच जाएगा। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच बुलंदशहर में गेहूं की सरकारी खरीद को शुरू कर दिया गया है। केंद्र प्रभारी की माने तो गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार से बचा जा सके। जिला बुलंदशहर के हम स्याना मंडी में पहुंचे हैं और किसानों को 15 तारीख से गेहूं केंद्र के लिए प्रारंभ हो गया है, परंतु अभी भी किसान केंद्र पर गेहूं लेकर नहीं पहुंच रहा क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी किसान और केंद्र पर गेहूं लेकर नहीं पहुंच रहा। इस केंद्र पर जिला प्रशासन की तरफ से 15,000 कुंटल की टारगेट दिया गया है, पर जो यहाँ के जो प्रभारी हैं उनका साफ साफ कहना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में किसान गेहूं लेकर इस केंद्र पर नहीं पहुंच रहा है। किसान गेहूं लेकर भी पहुंचता है तो पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया जाता है कि सैनिटाइज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और इसमें कोरोना जैसी घातक बीमारी से किसान को किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना न करना पड़े। और शासन की तरफ से अब की बार 1925 रुपये निर्धारित प्रति कुंटल पर गेहूं का मूल्य रखा गया है। ये मूल्य सीधे जो किसानों का जो गेहूं खरीदा जाता है ये ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे में उनका पेमेंट उनके खाते में ट्रांसफ़र होता है, जबकि किसानों को कोई दिक्कत का कोई सामना न पड़े। जो चेक से दिक्कत आती थी अब का ऑनलाइन की व्यवस्था शासन की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से बोलूँगा ताकि तस्वीर दिखाएं, इस टाइम सुनसान पड़ा है केंद्र, कोई भी किसान यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति में अभी भी किसान मौके पर नहीं पहुँच रहा है गेहूँ खरीदने में। टारगेट कैसे पूरा होता है, जैसे आपका देखी जाए तो पूरा टारगेट करने के लिए पूरा केंद्र प्रभारी ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ से भी की गई है और जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन परवीन के साथ अशोक कुमार, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर।
कोरोना वायरस से देश भर में खौफ बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में भी एक के बाद एक कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आ रही है। ऐसे 60 लोग हैं, जिसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 900 से ज्यादा हो गई है। वहीं लखनऊ में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 172 हो गई है। लखनऊ में कोरोना की संख्या अब 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि राजधानी लखनऊ में 14 ऐसे एरिए हैं जिनको सील किया गया है, पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कर्फ्यू लगा दिया गया। आप देख सकते हैं ये वो एरिए हैं जिनको पूरी तरीके से सील किया गया। बताया जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में कुछ कोरोना के पेशेंट मिले थे जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद से ये पूरा एरिया सील कर दिया गया। हालांकि लगातार जिस तरीके से कोरोना की संख्या बढ़ती चली आ रही है, राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वो घरों के अंदर रहें। लगातार पुलिस प्रशासन भी आम जनता से अपील कर रहा है कि वो घरों के अंदर रहे। लेकिन जनता जो है, जिन एरियो को सील कर दिया जाता है उन्हीं एरियो में तो जनता सुरक्षित अंदर घरों में रहती है, लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं सड़कों पर निकलते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षाकर्मी, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, लगातार इस महामारी से लड़ने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं, हालांकि नगर निगम के ही हैं, सिविल डिफेंस के हैं, लगातार उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में कोरोना महामारी का संक्रमण है। लगातार लोगों से के सामने रहते, कैसे किस तरीके से भैया आप अंदर जा कर के लोगों को किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से पूरा पालन कराते हैं? लोगों को ये समझाते हैं कि ये वैश्विक महामारी है, अगर जान है तो जहान है और इसका कोई इलाज नहीं है। लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जब पुलिस हम लोग जाते हैं तो फिर लोग अंदर अपने घरों में, जब हम लोग वापस आते हैं फिर चले जाते हैं, जब हम लोग चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। लेकिन ये बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लोगों को ये बताया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन हम लोग लगातार करा रहे हैं और लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि जान है तो जहान है, अपने घर में सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को कतई बाहर ना निकालें, बुजुर्गों को न निकालें। लगातार हमारी सिविल डिफेंस की टीम माइक लेकर के राउंड अप कर रही है पूरे क्षेत्र में और लोगों को ये समझा रहे हैं जान है तो जान है, अगर बच गई तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे और कोरोना को हराना है, भारत को जिताना। इस बात की मुहिम जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री ने कही थी वो हम लोग भी छेड़े हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के लोग घरों में जाकर के लोगों को समझाते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसकी समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मी है जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के संपर्क में भी रह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप किस तरीके से जिस तरीके से महामारी है, आपका भी परिवार है, घर जाते होंगे, किस तरीके से घर में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं आपके छोटे छोटे? यहाँ लोगों से अपील की जा रही है कि घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलें तो मास्क और जैसे भी निकलना है डिस्टेंस के साथ निकलना है। जब बाहर की जाती है क्या जो भी जरूरतमंद सामान है उनके लिए, जो हम घर में जाते हैं, बच्चे हैं तो उनको किस तरीके से करते हैं? क्योंकि एक पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो 24 घंटे काम कर रहा है इस समय। जब हम अपने रूम पर जाते हैं तो हमें जो हमारी वर्दी है, हमारे कपड़े हम बाहर ही निकाल देते हैं और डेली हमें ये वाश करना होता है और सैनिटाइज किए जब हम ड्यूटी पर से आते हैं। तो ये वो पुलिसकर्मी है कि जब अपने घर में जाते हैं, घर में अपनी वर्दी को बिल्कुल अलग उतारते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं। हालांकि ये वही सब एरिए हैं जिन एरियो को पूरी तरीके से सील किया गया। लगातार लखनऊ में संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आम जनता है वो नहीं समझ पा रही कि आखिर ये कोरोना है क्या, क्योंकि इसकी ना ही तो कोई मेडिसिन है ना ही कोई दवा है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोरोना से लड़ना है तो अपने आप को सुरक्षित यानी कि दायरा बना करके रखना पड़ेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दिवेंद्र प्रताप सिंह के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज़। और यूपी प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।